नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पाम का स्ट्रक्चर, यानी कि पाम का स्ट्रक्चर, सिचुएशन और द पोजीशन ऑफ द फिंगर, पोजीशन ऑफ द थंब, कलर ऑफ द पाम एंड द स्किन क्वालिटी ऑफ द पाम। ये सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करें तो किसी व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ केवल पाम को देखने भर से पता चल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो पाम है वो स्क्वायरिश शेप का है। जहाँ पाम स्क्वायरिश शेप के होते हैं, स्क्वायरिश यानी कि वर्गाकार, स्क्वायरिश शेप के पाम के अंदर व्यक्ति का लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस केस के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लिमिट तक, यानी ये कह लीजिए कि व्यक्ति जब तक 30 साल का होता है उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल जो है वो काफ़ी होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फेट लाइन, डिपेंड करता है कि आपकी फेट लाइन कैसी है, उसके आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ फेट लाइन की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप जीवन में जो भी मेहनत करते हैं या किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको लाइफ में ज़रूर मिलता है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो ये आपकी फिट लाइन है, इट्स अ वेरी नाइस और बहुत अच्छी कंडीशन में है। दूसरी चीज़, द प्लेसमेंट ऑफ द फिंगर्स जो है उसका मूवमेंट जो है, टिल्टेशन जिसे हम कहते हैं, वो फिंगर्स का टिल्टेशन जो है वो सैटर्न की तरफ है। इसलिए पाम जो है, चाहे वो 1 डिग्री से हो चाहे 1.5 डिग्री से हो, इसका टिल्टेशन जो है सैटर्न की तरफ होने की वजह से आपकी लाइफ के अंदर सभी कार्य थोड़ा थोड़ा देरी से होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। उसके अलावा आपकी जो फिंगर्स हैं वो पाम के कंपैरिजन में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम को करने से पहले अपना तर्क ज़रूर लगाते हैं। तर्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, यानी आपकी जो नेचर है वो किसी भी चीज़ को एनालिसिस करके फिर एक्सेप्ट करने की है, यानी आप उस पर तर्क करते हैं। तर्क का मतलब होता है जब तक वो मेंटली आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते। ये आपकी एक प्रॉब्लम है। इसे प्रॉब्लम भी कह सकते हैं और इसके क्वालिटी भी कह सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि इस वजह से व्यक्ति को अपने नॉर्मल रूटीन की लाइफ में बहुत से लोगों का विरोध सहना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो ये लाइफ लाइन और जो ये माइंड लाइन है इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के कारण व्यक्ति आपको ईगोस्टिक भी बोल सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक अजीब किस्म का एटीट्यूड है। हालांकि ये दोनों शब्द नेगेटिव हैं, लेकिन पर्सनालिटी के हिसाब से ये पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये थंब है, इस थंब में ये 5+1 हो गया। हमारे शास्त्रों के अनुसार थंब में एक एक्स्ट्रा हो जाना भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को, जबकि यही फिंगर अगर मान लीजिए आपकी लिटिल फिंगर से अटैच होकर के एक्स्ट्रा हो जाती है तो ये नेगेटिव मानी जाती है। तो थंब के साथ एक्स्ट्रा हो जाना हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ माना गया है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और वो डिसएडवांटेज ये हैं कि ऐसे व्यक्ति मन से, अंदर जो मन होता है उनका, उससे वो बड़े स्मार्ट होते हैं, जितने बाहर से दिखाई नहीं देते। तो ये एक खासियत होती है जिन लोगों की ये एक्स्ट्रा फिंगर होती है। उसके अलावा मैं आपके बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो आपका एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं, वो है आपका लग्न, यानी कि आप खुद। जैसे अगर हम हॉरोस्कोप में बात करें तो आपका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
and the first house having the point 41, it is just like the palm of a celebrity. तो 41 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो आपको जीवन में आगे इसका एडवांटेज मिलेगा. योर 10th हाउस एंड 11th हाउस बोथ आर वेरी नाइस, हैविंग गुड पॉइंट. इट मीन्स in the future your economical condition is very good, no need to worry about that. इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड, तो देखिए आपका कैरियर तो नो डाउट बहुत शानदार है, जिसमें इकोनॉमिकल कंडीशन कंटिन्यूसली रेज होगी. यानी कि जैसे हम अगर ग्राफ बनाएं तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ऐसे बनेगा. यानी कि टाइमिंग के साथ में आपकी इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूस रेस होगी. तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. योर मैरिज हाउस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. मैरिज हाउस मीन्स द हाउस ऑफ पार्टनरशिप इज़ गुड. सो योर मैरिज लाइफ इज़, you can say, very good. Your child house is also very good. तो यहाँ पर जो हाउस आपका अच्छा नहीं है, दैट इज़ द फेट हाउस, जो कि आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पाम के अंदर 9th हाउस के कारण आपके फादर का स्ट्रगल बहुत बढ़ गया. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फादर. आपके फादर की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया उससे. ये इंडिकेशन आपके पाम पे दिखाई देता है कि जीवन में आपके फादर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर. सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है द 4th हाउस. 4th हाउस मीन्स द हाउस ऑफ मदर. दिस हाउस हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड राहु, विच इज़ नॉट गुड. इट मीन्स कि आपकी मदर जो है वो इकोनॉमिकल, फिज़िकल और इमोशनल, ये तीनों चीज़ में सफ़र करेंगी और उनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सन और राहु के कॉम्बिनेशन से योग बन रहा है, ये उनकी ज़िंदगी में से हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है. हैप्पीनेस कम हो जाती है. यानी कि आपके मदर की लाइफ से और ओवरऑल आपके फादर की लाइफ से हैप्पीनेस की कमी हो जाती है. इस चीज़ को लेकर के आपकी फैमिली सफ़र करेगी. यानी कि जीवन में आप लोगों की लाइफ के अंदर, क्योंकि सन और राहु का कॉम्बिनेशन आप सब लोगों के हाथ में है, ये होता है. इस वजह से आपके जीवन के अंदर किसी भी समय में जब आप हैप्पीनेस को टच करेंगे, यानी कि लिमिट ऑफ द हैप्पीनेस, उससे पहले आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि वो जो खुशियाँ हैं वो या तो साधारण उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी या प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएंगी. इसी कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि योर सन इज़ वेरी नाइस. यानी द पावर और द इंटेंसिटी ऑफ द सन इज़ गुड, बट द एस्पेक्ट ऑफ द नेगेटिव राहु का जो इम्पैक्ट है, उसने आपके सन की जो पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सन प्लस राहु, ये कॉम्बिनेशन जब तक आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से दूर नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में आराम नहीं आएगा. ओवरऑल बात कहें तो ऐसे है. और आपकी ही ज़िंदगी में नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ में आराम नहीं आएगा, क्योंकि ये योग आपके हर घर के हर सदस्य में होता है. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये योग जब बनता है तो 99.9% घर के सभी मेंबर्स के ये योग बनता है. इसकी वजह से पूरा परिवार सफ़र करता है. इस बीच में आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, योर लक लाइन इज़ गुड. योर फर्स्ट हाउस मीन्स योर लग्न इज़ वेरी पावरफुल.
Your 11th house, which is the house of gain, is also very good. Two houses are not good, which is the house of mother 4th and the house of father 9, due to the combination of राहु एंड सन. तो इसका आपको एस्ट्रोलॉजिकली स्पिरिचुअल उपाय करना पड़ेगा. अब अगर मान लीजिए आप जॉब की बात करें, तो आपकी सन की जो सिचुएशन है, इस सन की सिचुएशन है, इस सन की सिचुएशन में जब तक आपका कॉम्बिनेशन राहु से ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी. जब अगर आप इस रिलेशन को ब्रेक कर देते हैं, यानी कंजक्शन बिटवीन द राहु एंड सन, तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो योग है, ये जो कॉम्बिनेशन है सन और राहु का, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर बाधा है. फिंगर जब ऐसे टिल्ट होती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं. और ये क्लेवरनेस जो होती है ना, वो जितनी दिखाई नहीं देती, उससे ज़्यादा वो अंदर से होते हैं, मन से होते हैं. और ये क्लेवरनेस कोई सेल्फिशनेस नहीं है. क्लेवर का मतलब होता है यहाँ पर आप चतुर हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किसी से अपना काम कैसे बनाना है, किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे सेफ रखना है, किस सिचुएशन में अपने आप को बचा के रखना है, किस सिचुएशन में अपने आप को, अपनी पावर को, अपने एक्सपेक्ट को इन्हेंस करना, ये आप अच्छे से जानते हैं. साथ में आप ये भी जानते हैं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है. बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पूरा भरोसा होता है. और आप किसी भी स्थिति के अंदर अपनी पोजीशन के आधार पर अपने दिमाग से, अपने विवेक से या अपने विजडम से चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसानी से आप जानते हो. सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रिडिक्शन आपके पाम का किया, जिसमें महत्वपूर्ण बातें दो निकल के आती है कि यू हैव टू ब्रेक द कंजक्शन बिटवीन राहु एंड सन. इसके ना होने से आपके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि यू आर ए डायमंड विच इज़ कवर्ड बाय द डस्ट. यानी ये डस्ट अगर आप हटा दें तो आप डायमंड हैं. अगर आप ये डस्ट अपनी लाइफ में नहीं हटा पाए, तो यू आर जस्ट ए डायमंड विच इज़ कवर्ड बाय द डस्ट, हैविंग नो वैल्यू. थैंक यू वेरी मच. राधे राधे.